सो हेलो एस्पिरेंट्स, आज करंट अफेयर्स के अंतर्गत हम नेक्स्ट 5 डेज को देखने वाले हैं, यानी कि 16 अप्रैल टिल 20 अप्रैल 2022। उसके टॉपिक्स को देखेंगे। लगभग 30 टॉपिक्स को पूरी तरीके से कवर करेंगे, लेकिन ये 30 टॉपिक्स ही नहीं है। हर एक टॉपिक में अराउंड 5 to 6 सब टॉपिक्स हम देखने वाले हैं। कुछ कुछ टॉपिक में तो लगभग 10 सब टॉपिक्स हो जाएंगे। तो ऐसे में इन 5 डेज, जो कि स्टार्टिंग फ्रॉम 16 टिल 20th ऑफ अप्रैल चलेगा, उसमें लगभग आपके 120 to 140 टॉपिक्स भी कवर हो जाएंगे। एंड तक बने रहिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज के करंट अफेयर्स। तो देखिए, पहला टॉपिक है आपका डॉक्टर बी आर आम्बेडकर। बी आर आम्बेडकर के बारे में जो सबसे पहली इंफॉर्मेशन है वो ये कि इनकी 131st एनिवर्सरी मनाई जा रही है, तो आपको ये चीज़ पता रहनी चाहिए। सेकेंड, कि ये कॉन्स्टिट्यूशन की ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन थे। दिस इज द सेकेंड इन्फॉर्मेशन। थर्ड इज कि इन्होंने यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी को इंट्रोड्यूस किया था, हिंदू कोड बिल को भी इंट्रोड्यूस किया था, और साथ ही साथ फेडरल फाइनेंस को भी इन्होंने ही इंट्रोड्यूस किया था। देन वायसराय एग्जीक्यूटिव काउंसिल में स्टार्टिंग फ्रॉम 1942 टिल 1946 ये लेबर मेंबर थे, तो ये भी चीज़ आपको पता रहनी चाहिए। देन आरबीआई एस्टैब्लिशमेंट में इनकी बहुत बड़ी भूमिका है। जो हिल्टन यंग कमीशन था, उन्होंने डॉक्टर बी आर आम्बेडकर के एक रिसर्च पेपर को ही स्टडी की थी, और उसके बाद उन्होंने रिकमेंडेशन दी थी कि ठीक है, आरबीआई का गठन किया जाना चाहिए। तो उस पेपर का नाम क्या था? द प्रॉब्लम ऑफ द इंडियन रूपी। आपको ये चीज़ पता रहनी चाहिए। देन सेंट्रल वाटर कमीशन के एस्टैब्लिशमेंट में भी इनका योगदान है। इसी तरीके से इंटर स्टेट वाटर डिस्प्यूट एक्ट 1956, उसे भी लेकर आने में डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने ही भूमिका निभाई थी। इसी तरीके से जो इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट बिल आया था 1937 में, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी ने उसका काफ़ी विरोध किया था, क्योंकि उसमें राइट टू स्ट्राइक को हटा दिया गया था। ठीक है, तो ये भी पता होना चाहिए। साथ ही जो कम्युनिस्ट लेबर मूवमेंट्स थे, कम्युनिस्ट लेबर मूवमेंट, उनका भी विरोध किया था डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने। अब यहाँ पर हम कंफ्यूज हो सकते हैं, हमें ये लगेगा कि अक्सर डॉक्टर बी आर अम्बेडकर तो लेबर के सपोर्ट में ही रहते थे, तो कम्युनिस्ट लेबर मूवमेंट को भी उन्होंने सपोर्ट ही किया होगा। लेकिन आपको ये चीज़ पता रहनी चाहिए कि नहीं, मार्क्सिस्ट थ्योरी से संचालित कम्युनिस्ट लेबर मूवमेंट, उसके वे विरोधी थे। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है रिगार्डिंग डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। हो सकता है यूपीएससी यहाँ पर आपको कंफ्यूज कर दे। देन राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में उन्होंने डिप्रेस्ड क्लास को रिप्रेजेंट किया था। हो सकता है यहाँ पर यूपीएससी बोलते कि कांग्रेस को रिप्रेजेंट किया था, तो आपको पता रहना चाहिए नहीं, डिप्रेस्ड क्लास को रिप्रेजेंट किया था। देन उनका एक और पेपर है, रिसर्च पेपर, स्मॉल होल्डिंग्स इन इंडिया एंड देयर रेमेडीज। ये एग्रीकल्चर प्रॉब्लम्स को लेकर लिखा गया था, और ये बोला जाता है कि वर्तमान समय में भी जो कृषि की समस्या है, उसके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा प्रोमिनेंट है आज के टाइम पर भी। Then the next is your long period average. लॉन्ग पीरियड एवरेज किसके कंटेक्स्ट में होता है? मॉनसून के कंटेक्स्ट में। तो जो आपका मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट है, वो लॉन्ग पीरियड एवरेज को कंसिडर करता है रिगार्डिंग प्रिडिक्शंस ऑफ द मॉनसून या कैलकुलेशन ऑफ द रेन। ये आपको पता रहना चाहिए। लॉन्ग पीरियड एवरेज किसी एक रीजन में कितनी बारिश हुई है, उसका वो पूरा स्टडी करते हैं फॉर 30 to 50 ईयर्स, और देन उसके बाद एक डेटा देते हैं। तो दैट इज योर लॉन्ग पीरियड एवरेज। आखिरकार लॉन्ग पीरियड एवरेज निकाला क्यों जाता है? देखिए, इसलिए निकाला जाता है क्योंकि अगर वो केवल हर साल का ही डेटा लेंगे और हर साल के डेटा के अनुसार ही वो प्रिडिक्शन करने लग जाएंगे, तो क्या होता है कि जो रेन होते हैं उसमें वेरिएशंस होते हैं। तो ऐसे में हर मंथ, हर ईयर में अगर लगातार वेरिएशंस आते रहेंगे तो कैलकुलेशन में बहुत प्रॉब्लम होगी। इसलिए कैलकुलेशन में प्रॉब्लम ना हो, कैलकुलेशन सही तरीके से हो और प्रिडिक्शन ज़्यादा बेहतर तरीके से हो, इसलिए लॉन्ग पीरियड एवरेज का कंसेप्ट आता है। तो यहाँ पर जो मैप आपको दिख रहा है, ये आपके एनसीईआरटी से लिया गया है। प्रीलिम्स में इस पर्टिकुलर मैप से क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो ये था आपका करंट अफेयर्स वाला टॉपिक, और साथ ही साथ इसे हमने क्लब कर दिया आपके स्टैटिक पार्ट से। तो इस मैप को ठीक से पढ़ लीजिएगा अपने एनसीईआरटी से कि आखिरकार ये मैप में क्या चीज़ें बताई गई है। यहाँ पर जो डेट्स दी गई है कि आखिर मानसून जब इंडिया में एंटर करता है तो 5 मई को कहाँ होता है, 5 जून को कहाँ होता है, 15 जून को कहाँ होता है। तो यूपीएससी ने एक बार इसी डेटा से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा था प्रीलिम्स में। तो ये मैप हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। द नेक्स्ट इज योर नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, दैट इज योर नेटो। तो नेटो का हेडक्वार्टर्स कहाँ है? बेल्जियम, ब्रुसेल्स। ठीक है, ये आपको पता रहना चाहिए। किस ट्रीटी से नेटो आया है? वॉशिंगटन ट्रीटी से। कौन कौन से देश इसके सदस्य बन सकते हैं? यूरोपियन नेशंस ही इसके सदस्य बन सकते हैं, मेंबर कंट्रीज बन सकते हैं। कितने देश वर्तमान समय में मेंबर्स हैं इसके? सो देयर आर 30 मेंबर कंट्रीज। ठीक है, ये चीज़ पता रहनी चाहिए।
किस प्रकार का ऑर्गेनाइजेशन है? इट इज एन इंटर गवर्नमेंटल मिलिट्री अलायंस। तो ये चीजें आपको पता रहनी चाहिए रिगार्डिंग नेटो। बहुत ही इंपॉर्टेंट है वर्तमान समय में, क्योंकि जिस तरीके से रशिया और यूक्रेन के बीच में वॉर चल रहा है, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो द नेक्स्ट इज योर ब्लैक सी। यहाँ पर ये मैप दिया है, मैप को ध्यान से पढ़ लीजिएगा कि आखिरकार ब्लैक सी को कौन कौन से डिफरेंट कंट्रीज कवर करते हैं, कौन कौन से डिफरेंट कंट्रीज की बाउंड्री टच करती है। क्या मोल्डोविया की बाउंड्री टच करती है? क्या बल्गारिया की बाउंड्री टच करती है? तो बल्गारिया की बाउंड्री टच करती है, लेकिन मोल्डोविया की बाउंड्री टच नहीं करती। ठीक है, तो आपको ये चीज पता रहनी चाहिए। देन यूक्रेन की बाउंड्री टच करती है, रोमानिया की बाउंड्री टच करती है, रशिया की बाउंड्री टच करती है। ये सारी चीजें पता रहनी चाहिए। टर्की की भी बाउंड्री टच करती है। साथ ही साथ सी ऑफ अजोव कहाँ है और सी ऑफ मार्मरा कहाँ है, ये चीजें पता रहनी चाहिए आपको रिगार्डिंग योर ब्लैक सी। देन द नेक्स्ट इज योर फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, FTII। कहाँ पर सिचुएटेड है? पुणे में। किस मिनिस्ट्री के अंतर्गत आता है? मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग। द नेक्स्ट इज योर नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। आखिरकार ये है क्या चीज? देखिए, यूपीएससी ने एक बार प्रीलिम्स में ये क्वेश्चन पूछा था, अगर मैं गलत नहीं हूं तो 2017 में उन्होंने ये क्वेश्चन पूछा है कि जो नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया है वो जितने भी एटीएम्स हैं क्या उन्हें रेगुलेट करता है? तो इसका आंसर था यस। जितने भी एटीएम्स हैं उन्हें कौन रेगुलेट करता है? योर नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। इसका गठन किसने किया था? सो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एंड इंडियन बैंक एसोसिएशन, इन दोनों ने मिलकर इसका गठन किया है, एनपीसीआई का। एनपीसीआई एक स्टैट्यूटरी अथॉरिटी है, यानी कि एक एक्ट के तहत इसका गठन किया गया है। तो ये आपको पता रहना चाहिए। कब गठन हुआ है? 2007 में। दिस इज अगेन अनदर इंफॉर्मेशन। किन किन चीजों को एनपीसीआई रेगुलेट करता है? सो दैट वन इज योर रुपे, सेकेंड इज योर नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड, इसी तरीके से भीम जो आपका ऐप होता है उसे, देन यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस दैट इज योर यूपीआई। तो ये डिफरेंट चीजों को रेगुलेट करता है। यहाँ पर इमेज के अंतर्गत आपको वो चीजें बताई गई है कि कौन कौन सी चीजें एनपीसीआई के अंतर्गत आती है। ध्यान से पढ़ लीजिएगा। द नेक्स्ट इज योर S-400। ये लगभग सभी को पता होगा व्हाट इज S-400। हमारा उद्देश्य यहाँ पर S-400 को पता करना नहीं है, लेकिन जो सैंक्शंस यूनाइटेड स्टेट्स लगा रहा है विथ इट्स काटसा एक्ट, दैट इज काउंटरिंग अमेरिकन एडवर्सरीज थ्रू सैंक्शंस एक्ट, इसमें कौन कौन से देश शामिल हैं? कई बार हम यहाँ पर कंफ्यूज हो जाते हैं कि कौन कौन से देश शामिल हैं। तो आपको पता रहना चाहिए केवल 3 कंट्रीज आर इंक्लूडेड इन काटसा, दैट इज ईरान, नॉर्थ कोरिया एंड रशिया। तो अगर कोई भी डिफरेंट कंट्री इन 3 देशों के साथ व्यापार करता है, बिजनेस करता है, तो उस पर काटसा एक्ट यूनाइटेड स्टेट्स लगा सकता है। आपको ये चीज पता रहनी चाहिए। ठीक है, जो S-400 है वो एक डिफेंस सिस्टम है जो हमने कहाँ से प्रोक्योर किया है? रशिया से। तो जब काटसा एक्ट लगता है तो कौन कौन से सैंक्शन हो सकते हैं? देखिए, अगर अमेरिका में आपका कोई बैंक अकाउंट है तो उसे सीज किया जाएगा, सील कर दिया जाएगा, आप उससे ऑपरेट नहीं कर सकते। सेकेंड, वीजा आपको नहीं मिलेगा। थर्ड, जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट्स हैं उसमें भी सैंक्शंस आ जाएंगे। सो देयर आर डिफरेंट सैंक्शंस। आपको पता रहना चाहिए कौन कौन से सैंक्शंस हैं, यहाँ पर उसके बारे में जानकारी दी गई है। तो द नेक्स्ट इज योर पैरबॉइल्ड राइस। आखिरकार पैरबॉइल्ड राइस क्या होता है? तो देखिए, इसे हाल ही में सेंट्रल गवर्नमेंट ने कहा है कि हम अब इसका प्रोक्योरमेंट नहीं करेंगे। तो जो सबसे ज़्यादा इस राइस को प्रोडक्शन करने वाला स्टेट है वो है तेलंगाना। तो सबसे ज़्यादा अफेक्ट कौन होगा? तेलंगाना। क्या ये एक न्यू टेक्नोलॉजी है? नहीं, एक न्यू टेक्नोलॉजी नहीं है। ये एक एंशिएंट टाइम से चली आ रही टेक्नोलॉजी है। ठीक है, एंशिएंट टाइम से ही हम इस प्रोसेस को फॉलो कर रहे हैं। तो इसमें होता क्या है? देखिए, जब एक पैडी को आप एक मिलिंग प्रोसेस में भेजते हैं या मिलिंग मशीन के अंतर्गत भेजते हैं, तो उससे पहले जब राइस को आप हल्का सा गर्म करते हैं, हल्का सा बॉईल कर देते हैं, उसे हम बोलते हैं पैर बॉइल्ड राइस। तो ये चीज़ होती है। इसमें आखिरकार इस तरीके से गर्म क्यों किया जाता है, पार्शियली बॉईल क्यों किया जाता है? तो इसके एडवांटेजेस हैं, जैसे कि उससे क्या होगा, आपका चावल का दाना कठोर हो जाएगा, हार्ड हो जाएगा। तो ऐसे में जब आप मिलिंग मशीन में लेकर जाएंगे तो वो टूटेगा नहीं। दैट इज द फर्स्ट थिंग। सेकेंड, वो उसकी न्यूट्रिशन वैल्यू को भी बढ़ा देता है। सो ये एक और एडवांटेज है। और थर्ड, कि इंसेक्ट्स एंड फंजाई से रेजिस्टेंस भी हो जाती है। सो दीज आर द वेरियस बेनिफिट्स। लेकिन कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं, जैसे कि अगर आपने हल्का सा गर्म कर दिया तो एक प्रकार की स्मेल आ जाती है। सेकेंडली, कॉस्टली है ये चीज़ कि आपको इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा इस तरीके की प्रोसेस को लेकर आने के लिए। सो दिस इज द इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग पार बॉइल्ड राइस। आप ध्यान से इसे पढ़ लीजिएगा। द नेक्स्ट इज योर कोल शॉर्टेज इन इंडिया।
देखिए फर्स्ट इन्फॉर्मेशन आपको ये पता रहनी चाहिए कि इंडिया में जो कोल प्रोडक्शन है, ठीक है, वो इंडिया पूरे ग्लोबल लेवल पर सेकेंड लार्जेस्ट कोल प्रोड्यूसर कंट्री है। एंड सेकेंड, अगर हम रिजर्व्स की बात करें तो इंडिया इज द फोर्थ लार्जेस्ट कंट्री इन द एंटायर वर्ल्ड, जिसके पास सबसे ज़्यादा रिजर्व्स है, कोल रिजर्व्स। इसके बावजूद हम इंपोर्ट करते हैं कोल को। तो आखिरकार कोल शॉर्टेज हुआ क्यों, ये हम बात कर रहे हैं अप्रैल 2022 की, ठीक है। भले ही हम 2023 में पढ़ रहे हैं, लेकिन जो इन्फॉर्मेशन है वो आपकी 2022 के रिगार्डिंग है। और यूपीएससी कई बार क्या करता है, मेंस के जो क्वेश्चन होते हैं उसे वो प्रीलिम्स फॉर्मेट में बदल देता है और आपसे क्वेश्चन पूछ लेता है। हो सकता है यूपीएससी आपसे यहाँ पर ये पूछ ले कि रीजन क्या थे शॉर्टेज होने के। तो आपको पता रहना चाहिए कि रीजन थे, फर्स्ट रीजन वॉज कि जो इंपोर्ट थे वो बहुत महंगे हो गए थे, तो हमारा इंपोर्ट एकदम से गिर गया था, यानी कि जो इंटरनेशनल मार्केट में कोल के प्राइसेस थे वो बहुत ज़्यादा बढ़ गए थे, तो हमारा इंपोर्ट घट गया था। दैट इज द फर्स्ट थिंग। एंड सेकेंड, क्योंकि पैंडेमिक के बाद मार्केट्स खुलने शुरू हुए थे और जितने भी ऑफिसेस थे, इंडस्ट्रीज थी, वो खुलनी शुरू हुई थी, ओपन होनी शुरू हुई थी। तो ऐसे में इलेक्ट्रिसिटी की डिमांड, एनर्जी की डिमांड एकदम से शूट अप हुई। जब ज़्यादा बढ़ी तो ऐसे में कोल का प्रोडक्शन और कोल की शॉर्टेज की समस्या हमारे देश में आने लगी। तो ये चीज़ें आपको पता रहनी चाहिए। व्हाट विच स्टेट्स आर द मैक्सिमम प्रोड्यूसर ऑफ कोल इन इंडिया, ये आपको यहाँ पर पाई चार्ट के रूप में दर्शाया गया है। फर्स्ट इज योर झारखंड, सेकंड वन इज योर ओडिशा। हो सकता है यूपीएससी आपको इस तरीके से स्टेटमेंट फ्रेम करके दे दे कि झारखंड एंड ओडिशा 51% या मोर देन 50% कोल प्रोडक्शन के लिए जिम्मेदार है। सो इट इज यस, आप देख सकते हैं झारखंड 26% कोल प्रोडक्शन करता है और ओडिशा लगभग 25% करता है। तो ये चीज़ें आपको पता रहनी चाहिए रिगार्डिंग योर कोल। द नेक्स्ट इज योर अमोनिया कंटामिनेशन। यमुना के अंतर्गत अमोनिया कंटामिनेशन हाल ही में देखा गया है, तो हमारे लिए ज़रूरी हो जाता है कि हमें यह पता रहे कि आखिरकार अमोनिया किस तरीके से एक रिवर में शामिल होता है। तो आपको यह पता रहना चाहिए अमोनिया का फॉर्मूला क्या है, दैट इज योर NH3। दिस इज द फर्स्ट थिंग, यानी कि नाइट्रोजन और हाइड्रोजन इसमें रहते हैं। सेकेंड, ऑर्गेनिक वेस्ट जो भी होता है उसके थ्रू अमोनिया शामिल हो जाता है, यानी कि नेचुरल प्रोसेस से अमोनिया शामिल होता है। एंथ्रोपोजेनिक से तो होता ही होता है, लेकिन नेचुरल प्रोसेस के थ्रू भी अमोनिया वाटर बॉडीज में शामिल होता है। और वो कैसे होता है, ऑर्गेनिक वेस्ट के थ्रू अमोनिया वाटर बॉडीज में एंटर कर जाता है। दिस इज अनदर इंफॉर्मेशन। थर्ड, जो ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स है उसका ये कहना है कि किसी एक वाटर बॉडी में 0.5 पार्ट्स पर मिलियन, यानी कि 0.5 ppm तक अमोनिया हो सकता है। लेकिन यमुना में अमोनिया की जो अमाउंट थी वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी, एक्सीड कर गई थी 0.5 ppm से। तो इसीलिए वहाँ पर पॉल्यूशन का लेवल बहुत ज़्यादा हो गया। सो दिस इज अनदर इंफॉर्मेशन। नेक्स्ट, इट इज़ अ कलरलेस गैस। फिफ्थ, इट इज़ अ पंजेंट गैस। सो दीज आर द 4 to 5 इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग अमोनिया। इसे ध्यान से देख लीजिएगा। तो देखते हैं पॉइजन पिल डिफेंस क्या होता है। देखिए पॉइजन पिल डिफेंस ये जो टर्म था ये कब ज़्यादा फेमस हुआ, जब एलॉन मस्क के द्वारा ट्विटर को एक्वायर करने की कोशिश की गई। तो इसे एक हॉलिस्टिकल रूप में आप समझने की कोशिश कीजिए कि आखिरकार पॉइजन पिल डिफेंस होता क्या। जब किसी एक कंपनी का हॉस्टाइल टेक ओवर होता है, जैसे एलॉन मस्क कर रहे थे, तब ट्विटर कंपनी ने उस चीज़ को रोकने के लिए इस मैकेनिज्म को अपनाया था, पॉइजन पिल डिफेंस। यानी कि शेयर्स के जो दाम होते हैं, जो प्राइस होते हैं, उसे इतना बढ़ा दिया जाता है कि कंपनी को एक्वायर जो कर रहा है, यानी कि एलॉन मस्क जब एक्वायर करने जा रहे थे तो उन्हें वो डील बहुत महंगी लगनी शुरू हो जाए। दिस इज योर पॉइजन पिल डिफेंस। ठीक है, तो आपको ये चीज़ पता रहनी चाहिए किसके रिगार्डिंग में टर्म आता है। सो बिजनेस के रिगार्डिंग में टर्म आता है, दैट इज योर पॉइजन पिल डिफेंस। नेक्स्ट इज योर नेशनल क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटी। आखिरकार ये है क्या चीज़, कौन इसे हेड करता है। तो देखिए जब डिजास्टर आता है हमारी कंट्री में तब ये कमेटी काम करना शुरू करती है। दिस इज द फर्स्ट थिंग। सेकंड, आपको ये पता रहना चाहिए कौन चेयरमैन है। सो कैबिनेट सेक्रेटरी इज द चेयरमैन, प्राइम मिनिस्टर नहीं है, ये ध्यान रखिएगा। कैबिनेट सेक्रेटरी इज द चेयरमैन। कौन कौन मेंबर होते हैं, सेक्रेटरीज, डिफरेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट के सेक्रेटरीज इसके मेंबर होते हैं। और ये डायरेक्शन देती है क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप को। हो सकता है आपको ये बोल दिया जाए घुमाकर कि क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप NCMC को डायरेक्शन देती है, तो आपको पता रहना चाहिए कि नहीं, नेशनल क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटी डायरेक्शन देती है क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप को। तो द नेक्स्ट इज योर उड़ान स्कीम। उड़ान स्कीम किससे या किस चीज के लिए रिलेटेड है, तो ये है रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम।
ठीक है, आपने अक्सर इसका नाम सुना भी होगा कि जो फ्लाइट्स की टिकट इतनी सस्ती हो जा रही है वो किस स्कीम के थ्रू हो रही है, दैट इज योर उड़ान स्कीम। इसमें क्या चीज थी, जो टीयर 2 और टीयर 3 सिटीज हैं उन्हें एयर कनेक्टिविटी से आपस में जोड़ा जाए। सो दिस इज द इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग उड़ान स्कीम। आपको ये पता रहना चाहिए फंडिंग कौन प्रोवाइड कर रहा है। सो इट इज अ सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम, यानी कि सेंटर और स्टेट्स दोनों मिलकर इसकी फंडिंग कर रहे हैं। वर्तमान समय में उड़ान 4.0 चल रहा है। उड़ान 4.0 के अंतर्गत सबसे ज्यादा ध्यान दिया जा रहा है नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स पर और साथ ही साथ अंडमान एंड निकोबार रीजन के अंतर्गत। साथ ही साथ इसमें यह भी बात कही गई है कि जो सी प्लेन्स होते हैं और हेलीकॉप्टर्स होते हैं उसे भी ज्यादा बढ़ावा दिया जाए। तो आपको ये चीजें पता रहनी चाहिए रिगार्डिंग उड़ान स्कीम। द नेक्स्ट इज योर यूएस डेजिग्नेशन ऑफ द स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिज्म। देखिए यूएस इस पर्टिकुलर जो स्टेट स्पॉन्सर ऑफ टेररिज्म है उसे किसी एक कंट्री को असाइन करता है कि सीरिया को उन्होंने दिया हुआ है, ईरान को दिया हुआ है इस तरीके का एक टैग कि दे आर द स्टेट स्पॉन्सर ऑफ टेररिज्म। तो हाल ही में जो यूक्रेन के प्रेसिडेंट है जेलेंस्की, उन्होंने ये चीज़ यूनाइटेड स्टेट से कही है कि वो रशिया को भी इसके अंतर्गत लेकर आए, इस टैग से रशिया को भी सम्मानित करें, सो कॉल्ड सम्मानित करें। तो हमारे लिए जानना जरूरी हो जाता है कि व्हाट इज दिस स्टेट स्पॉन्सर ऑफ टेररिज्म। वर्तमान समय में करंट टाइम्स में 4 देश इस लिस्ट के अंतर्गत आते हैं, सीरिया, ईरान, नॉर्थ कोरिया एंड क्यूबा। तो आपको ये चीज पता रहनी चाहिए कौन कौन से कंट्रीज इस लिस्ट में शामिल है। क्या पाकिस्तान शामिल है? नहीं, पाकिस्तान स्टेट स्पॉन्सर ऑफ टेररिज्म में नहीं है। क्या चीज होती है अगर एक कंट्री को यूनाइटेड स्टेट्स स्टेट स्पॉन्सर ऑफ टेररिज्म का टैग दे देता है? तो पहली चीज ये होगी कि इकोनॉमिक सैंक्शंस लग जाएंगे। सेकंड, अगर कोई भी बैंक अकाउंट्स हैं यूनाइटेड स्टेट्स की जमीन पर तो उसे फ्रीज कर दिया जाएगा। थर्ड, वीजा नहीं दिया जाएगा। तो इस प्रकार के डिफरेंट डिफरेंट सैंक्शंस लग जाते हैं अगर यूनाइटेड स्टेट्स किसी एक देश को घोषित कर देता है कि वो स्टेट स्पॉन्सर ऑफ टेररिज्म है। तो आपको पता रहना चाहिए कौन घोषित करता है स्टेट स्पॉन्सर ऑफ टेररिज्म और उसके बाद कौन कौन से लिस्ट, उस लिस्ट में कौन कौन से कंट्रीज शामिल है और क्या उसके इम्प्लीकेशंस होते हैं। नेक्स्ट इज योर ब्रिक्स। तो कौन कौन सी कंट्री शामिल है, यहाँ पर मैप बनाया गया है, आप इसमें देख सकते हैं ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना एंड साउथ अफ्रीका। वर्तमान समय में चाइना इसकी जो मीटिंग है उसे होस्ट कर रहा है। लास्ट मीटिंग इंडिया ने होस्ट की थी वर्चुअली, ठीक है। तो आपको ये चीज़ें भी पता रहनी चाहिए। ब्रिक्स में कितने परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन शामिल होती है? सो इट इज 42% ऑफ द पॉपुलेशन, 23% ऑफ द जीडीपी। हो सकता है यूपीएससी आपको एक स्टेटमेंट ये दे दे कि मोर देन 50% ऑफ द पॉपुलेशन इज देयर इन ब्रिक्स नेशंस। तो आपको पता रहना चाहिए कि नहीं, इट इज लेस देन 50%, 23% जीडीपी है और 18% ऑफ द ग्लोबल ट्रेड है। किसने ये टर्म कॉइन किया था? सो इट इज जिम ओनील, वो गोल्डमैन सैश से रिलेटेड थे। 2006 में फर्स्ट टाइम डायलॉग हुई थी इसकी एंड स्टार्टिंग फ्रॉम 2009 लगातार बैठक होना शुरू हुई और 2011 में साउथ अफ्रीका ने इसे ज्वाइन किया। सो दिस इज द इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग ब्रिक्स। नेक्स्ट इज योर द इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग गाजा स्ट्रिप एज वेल एज वेस्ट बैंक। यहाँ पर एक मैप बनाया गया है। आपको पता रहना चाहिए कि गाजा स्ट्रिप कहाँ पर आती है, वेस्ट बैंक कहाँ पर है, इसराइल किधर है। कल हमने गोलन हाइट्स देखा था, तो इसी मैप में आपको गोलन हाइट्स भी दिख रहा होगा। और साथ ही साथ आखिर मेडिटेरेनियन सी कौन कौन सी डिफरेंट कंट्रीज के बॉर्डर को भी टच करती है, क्या इजिप्ट के बॉर्डर को टच हो रहा है, क्या लेबनान के बॉर्डर को टच हो रहा है। तो दिस इज द इंफॉर्मेशन विच इज गिवन इन दिस मैप। ध्यान से देख लीजिएगा, ये मैप बहुत इंपॉर्टेंट है। देन द नेक्स्ट इंफॉर्मेशन इज सेमिकॉन इंडिया 2022। आखिरकार सेमिकॉन इंडिया क्या चीज है? सो इट इज द फर्स्ट एवर सेमिकॉन कॉन्फ्रेंस दैट हैपेंड इन इंडिया, यानी कि इंडिया ने इसे फर्स्ट टाइम ऑर्गेनाइज करवाया था। ये सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड एक कॉन्फ्रेंस है और ये कहाँ पर ऑर्गेनाइज हुई थी? बेंगलुरु। किसने ऑर्गेनाइज करवाया था? सो मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। इस कॉन्फ्रेंस के थ्रू इंडिया क्या दर्शाना चाह रहा है? इंडिया ये बताना चाह रहा है कि वो भी अब एक सेमीकंडक्टर हब पूरे वर्ल्ड में बनने जा रहा है। तो आपको ये चीज़ें पता रहनी चाहिए रिगार्डिंग सेमिकॉन इंडिया 2022। ये इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये फर्स्ट टाइम हमारे कंट्री में इस प्रकार की कोई कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज कराई गई है। द नेक्स्ट इज योर रंपा रेबेलियन। हाल ही में मूवी आई थी RRR जो इसी रंपा रेबेलियन पे बनी हुई है। तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आखिरकार ये रेबेलियन था क्या। सो फर्स्टली इट वॉज अ ट्राइबल अपराइजिंग। कब हुआ था? 1922 में। किसने इसे लीड किया था? सीताराम अल्लूरी राजू। तो आपको ये चीज़ पता रहनी चाहिए। देन किसके अगेंस्ट हुआ था? सो ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट हुआ था, लेकिन कौन से कानून के अगेंस्ट हुआ था? सो इट वॉज मद्रास फॉरेस्ट एक्ट ऑफ 1882।
ठीक है, 1882 का कानून था जिसे उस रीजन पर लागू किया गया था जहां पर अलूरी सीताराम राजू रहते थे, और पोडू एग्रीकल्चर, जो ट्राइबल्स वहां पर थे वो पोडू एग्रीकल्चर को प्रैक्टिस करते थे, उस पर्टिकुलर प्रैक्टिस पर प्रतिबंध लगा दिया गया था। तो ये जो पोडू एग्रीकल्चर है वो किस प्रकार की एग्रीकल्चर है, तो वो एक शिफ्टिंग कल्टीवेशन है। तो आपको ये चीजें पता रहनी चाहिए रिगार्डिंग रंपा रिपेलियन। देन नेक्स्ट इज योर ऑरोरा। आखिरकार ऑरोरा क्या है, तो देखिए आपको ये चीजें पता रहनी चाहिए कि ऑरोरा दो टाइप का होता है। वन इज योर ऑरोरा ऑस्ट्रियालिस, अनदर वन इज योर ऑरोरा बोरियालिस। ऑरोरा नदर्न लाइट्स को बोला जाता है। जो ग्रीन लाइट्स आप देख रहे हैं अपने इमेज में स्क्रीन के अंतर्गत, उसमें जो ग्रीन लाइट्स दिख रही हैं आपको, उसे ही ऑरोरा कहा जाता है। तो ये कब या कैसे फॉर्म होती है, तो जो सन के पार्टिकल्स हैं वो जब अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड से इंट्रैक्ट करते हैं तब आपको ये नदर्न लाइट्स, ग्रीन लाइट्स देखने के लिए मिलती है। क्या ये केवल ग्रीन कलर की होगी? नहीं, ये डिफरेंट कलर्स की हो सकती है, कभी पिंक दिखती है, कभी वाइट दिखती है। सो देयर आर डिफरेंट कलर्स। ये कलर्स किस चीज पर डिपेंड करते हैं? ये डिपेंड करते हैं कौन से मटेरियल से इंट्रैक्ट कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन्स कितने फ्रिक्वेंटली मैग्नेटिक फील्ड से इंट्रैक्ट कर रहे हैं। सो डिफरेंट वेज और डिफरेंट मेथडोलॉजीज अफेक्ट करती है कलर को। तो आपको ये चीज भी पता होनी चाहिए। ऑरोरा बोरियालिस नदर्न लाइट्स को कहा जाता है, और जो ऑरोरा ऑस्ट्रियालिस है वो सदर्न लाइट्स, यानी कि जो सदर्न हेमिस्फीयर में लाइट्स दिखती हैं उसे कहा जाता है। सो दिस इज द इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग योर ऑरोरा। द नेक्स्ट इज योर ग्लोबल सेंटर फॉर ट्रेडिशनल मेडिसिन। आखिरकार ये है क्या चीज? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने फर्स्ट सेंटर खोला है पूरे वर्ल्ड में, द ग्लोबल सेंटर फॉर ट्रेडिशनल मेडिसिन। कहाँ पर खोला गया है? गुजरात में, गांधीनगर के अंदर, गांधीनगर जामनगर के अंतर्गत, माफ कीजिएगा, जामनगर में खोला गया है। तो ये आपको चीजें पता रहनी चाहिए रिगार्डिंग योर GCTM। क्या चीज की जाएगी इसमें? ट्रेडिशनल मेडिसिन को ज्यादा से ज्यादा बढ़ावा दिया जाएगा। सो नेक्स्ट इंफॉर्मेशन इज रिगार्डिंग ओपेक, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज। इसका हेडक्वार्टर किधर है? वियना, ऑस्ट्रिया। फाउंड कहाँ किया गया था? बगदाद, इराक में जो प्लेस है उसमें उसकी स्थापना की गई थी। उस समय कौन कौन सी फाउंडिंग कंट्रीज थी? सो ईरान, इराक, कुवैत, सऊदी अरेबिया एंड वेनेजुएला, ये फाउंडिंग मेंबर्स थे। कौन कौन से इसके मेंबर कंट्रीज हैं? तो यहाँ पर ये इन्फॉर्मेशन आपको इस चार्ट के अंतर्गत दी गई है, इसे ध्यान से पढ़ लीजिएगा क्योंकि यूपीएससी ने अक्सर यहाँ से क्वेश्चंस पूछे हैं प्रीलिम्स के अंतर्गत। देन हाल ही में नई एक संस्था बनी है ओपेक प्लस। तो हमारे लिए जरूरी हो जाता है कि ओपेक प्लस के मेंबर कंट्रीज कौन कौन से हैं। तो मेंबर कंट्रीज का नाम यहाँ पर दिए गए हैं, अजरबैजान, बहरीन, ब्रुनई, कजाकिस्तान, मलेशिया, मेक्सिको। डिफरेंट कंट्रीज हैं, इन्हें ध्यान से देख लीजिएगा। क्या रशिया ओपेक प्लस में शामिल है? यस, रशिया ओपेक प्लस में शामिल है। ओपेक जो कंट्रीज हैं वो दुनिया का 80% ऑयल कंट्रोल करते हैं। हो सकता है यूपीएससी बोल दे कि केवल 50% ऑयल कंट्रोल करते हैं, तो आपको पता रहना चाहिए नहीं, मोर देन 80%, अराउंड 80% के आसपास इनका कंट्रोलिंग है जो टोटल ऑयल है ग्लोबल लेवल पर, ओपेक का, ना कि ओपेक प्लस का। ठीक है, तो आपको ये चीजें पता रहनी चाहिए रिगार्डिंग ओपेक। ब्रह्मोस, आखिरकार ब्रह्मोस क्या चीज है? ये हम सबको पता है, इट इज अ मिसाइल। पहली चीज ये किसने बनाई है? इंडिया एंड रशिया। ठीक है, ब्रह्मा, जो ब्रह्म यहाँ पर है वो आपका है ब्रह्मपुत्र रिवर से, और जो मॉस है वो मॉस्कोवा रिवर है जो कि कहाँ पर बहती है? रशिया में। सो दिस इज योर ब्रह्मोस। स्पीड कितनी है? अराउंड 2.8 मैक, यानी कि लगभग 3 मैक है, 3 टाइम्स द स्पीड ऑफ द साउंड। आपको ये चीज पता रहनी चाहिए। कितना रेंज है इसका? सो प्रीवियसली इसका रेंज था अराउंड 290 किलोमीटर्स, वर्तमान समय में इसे बढ़ाकर 350 किलोमीटर्स के आसपास कर दिया गया है। सो इतनी इंफॉर्मेशन आपको पता रहनी चाहिए रिगार्डिंग योर ब्रह्मोस। देन द नेक्स्ट इज योर सोलोमन आइलैंड्स। कहाँ पर सिचुएटेड है सोलोमन आइलैंड्स? सो सोलोमन आइलैंड्स पैसिफिक ओशन, सदर्न पैसिफिक ओशन, ऑस्ट्रेलिया के पास सिचुएटेड है। ये आपको पता रहना चाहिए। मैप है, मैप दिया गया है, इसे ध्यान से देख लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि उस समय करंट इवेंट्स के अंतर्गत था। देन द नेक्स्ट इज योर नैट पोलरिक्स 7। ये एक डिफेंस एक्सरसाइज है, डिफेंस एक्सरसाइज कह लीजिए या ये कह लीजिए एक प्रकार की एक्सरसाइज है जिसे इंडियन कोस्ट गार्ड्स ICG के द्वारा संचालित किया गया है, ताकि जो ऑयल स्पिल के इवेंट हो जाते हैं, यानी कि जो मरीन पोल्यूशन होता है, उससे कैसे निपटा जाए वो इसके अंतर्गत किया गया है। उससे उसकी रोकथाम कैसे की जाए, उससे निपटने के लिए क्या सोल्यूशंस अपनाए जा सकते हैं। सो वो सारे के सारे इवेंट्स इस नैट पोलरिक्स 7 के अंतर्गत किए गए थे।
तो आपको ये चीज़ें पता रहनी चाहिए। कहाँ पर किया गया था? गोवा में। then the next is your हीमोफीलिया। आखिरकार हीमोफीलिया क्या है? एक ब्लड डिसऑर्डर है, ये आपको पता रहना चाहिए। दैट इज द फर्स्ट इंफॉर्मेशन। सेकेंड, ये एक इनहेरिटेड डिसीज है, ठीक है, ये भी आपको पता रहना चाहिए। थर्ड, इसका कोई भी क्योर अवेलेबल नहीं है। फोर्थ, कि अगर हीमोफीलिया हो जाता है तो ऐसे में सीवियर ब्लीडिंग होनी शुरू हो जाती है, इवन अगर माइनर कट भी लग जाए तो ये सारी इंफॉर्मेशन थी रिगार्डिंग योर हीमोफीलिया। सो कैसा लगा करंट अफेयर्स? ज़रूर बताइएगा। कोई भी डाउट्स होंगे तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा। नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे आगे के 5 डेज से करंट अफेयर्स। साथ में बने रहिएगा। थैंक यू।